हेलो दोस्तों। आज की वीडियो के अंदर हम अपना लीगल जीके की नेक्स्ट क्लास अपनी कवर अप करेंगे। सेवन्थ क्लास आज हमारी होगी, मतलब सेवन्थ वीडियो होगी। और इसकी पीडीएफ आप लोगों को पता ही है कि जो लोग इंटरेस्टेड हैं, मेरा स्मार्ट एंड लीगल गाइडेंस नाम से एप्लीकेशन है गूगल प्ले स्टोर के ऊपर, आईफोन के ऊपर भी कुछ टाइम के अंदर, एक दो दिन के और लगेंगे, मतलब फर्स्ट वीक ऑफ जून तक मेरे को बोला हुआ है। तो जब तक आ जाएगी, और आईफोन के अंदर डाउनलोड कैसे करना है, सिंपल सा तरीका होता है, उसका थोड़ा सा अलग प्रोसेस है, वो मैं बता दूंगा जब हमारी एप्लीकेशन लॉन्च हो जाएगी आईफोन के ऊपर। लेकिन गूगल प्ले स्टोर के ऊपर आ चुकी है, बहुत सारे लोग इसका फायदा उठा रहे हैं, तो आप लोग भी मिस आउट मत करिएगा। ठीक है जी, चलिए लीगल जीके के अंदर हम बात करते हैं। आज के क्वेश्चन ना बहुत इंपॉर्टेंट रहेंगे, बहुत जरूरी रहेंगे, याद रखिएगा। ठीक है। 36 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट की बात करें तो ये आया कब था, हमारा 1975 के अंदर, 1975 के अंदर जो है 36 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट आया था। इन्होंने क्या करा था कि जो हमारी एक सिक्किम थी ना, सिक्किम को एक पूरा का पूरा स्टेट का दर्जा दे दिया था, कि अब सिक्किम हमारी भारत की यूनियन, इंडियन यूनियन बन चुकी है, और इसको एक फुल फ्लैश स्टेट का दर्जा दिया जाए। और 36 अमेंडमेंट से ना क्या हो गया था, जो 10th शेड्यूल था ना, उसको ओमिट कर दिया था, मतलब उसको बंद कर दिया था। ओमिट का मतलब होता है क्लोज कर देना, अभी डिलीट नहीं करा, अभी इसको क्लोज कर दिया, ओमिट कर दिया है, मतलब कि इसको हटा दिया है। आगे चल के कभी इस्तेमाल में आएगा तो हम इसको, उसका दरवाजा खोल देंगे, फिर इसको दोबारा ले आएंगे। मतलब कि अभी इसका 10th शेड्यूल का दरवाजा बंद कर दिया था। ठीक है, जब जरूरत पड़ेगी दरवाजा खोल के इसको दोबारा हम ले आएंगे। याद रखना, ओमिट का मतलब बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो ओमिट कर दिया था, ये मैं आपको इसलिए बता रहा हूं, अभी आगे जब वीडियो देखोगे ना, तब आपको ये बात मेरी रियलाइज होगी। 52nd अमेंडमेंट है शायद। ठीक है, जब वो पढ़ोगे मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, तो ओमिट का मतलब डिलीट करना एक अलग चीज है, और ओमिट करना अलग चीज है। ओमिट करना दरवाजा बंद कर दिया। ठीक है, चलो याद हो गया। 36 अमेंडमेंट एक्ट 1975 के अंदर आया था, सिक्किम को फुल फ्लैश स्टेट का दर्जा दिया था इंडियन यूनियन के अंदर, और 10th शेड्यूल को ओमिट कर दिया था। am I clear? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करें। 42nd अमेंडमेंट क्या हुआ था इस दिन। सबसे पहली बात, 42nd अमेंडमेंट का ईयर याद रखना बहुत जरूरी है, और जो मैंने आपको पॉइंट्स बताए ना, कुछ याद मत करो, ये पॉइंट तो याद जरूर कर लेना। अगर कोई पॉइंट याद ना आए ना, ये पॉइंट तो आपको याद हमेशा होने चाहिए, याद रखना। ठीक है, 1976 में इसका 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट आया था, और इसको मिनी कॉन्स्टिट्यूशन के नाम से भी पहचाना जाता है। प्री में डायरेक्ट क्वेश्चन आता है कि मिनी कॉन्स्टिट्यूशन के नाम से कौन सा कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट को हम पहचानते हैं। 42nd अमेंडमेंट 1976। और 42nd अमेंडमेंट से हमारे तीन शब्द जोड़े गए थे, सोशलिस्ट, ठीक है, सेकुलर और इंटीग्रिटी। किसके अंदर, कहां पे जोड़े गए थे भाई, प्रियम्बल के अंदर जोड़े गए थे। ठीक है, तो एक और क्वेश्चन यहां पे बनता है कि प्रियम्बल के अंदर अमेंडमेंट कब हुई थी, 42nd अमेंडमेंट 1976 से हुई थी। और क्या प्रियम्बल का पहले और भी कभी अमेंडमेंट हुई है, नहीं भाई, केवल 42nd अमेंडमेंट एक ही बार हुई है, हमेशा जीवन में एक ही बार प्रियम्बल अमेंड हुआ है। 42nd अमेंडमेंट 1976 के अंदर तीन शब्द जोड़े गए थे, सोशलिस्ट, सेकुलर और इंटीग्रिटी। याद हो गया, चलिए फिर क्या हुआ था 42nd अमेंडमेंट में, हमारा फंडामेंटल ड्यूटीज को भी ऐड करा गया था। अभी उत्तराखंड का पेपर देखोगे 2023 का, वहां पे भी एक क्वेश्चन आया था कि फंडामेंटल ड्यूटीज जो है हमारी ऐड कब हुई थी। ठीक है जी, क्लियर हो गया। तो फंडामेंटल ड्यूटीज हमारी ऐड हुई थी, तो जब 42nd अमेंडमेंट में 1976 में फंडामेंटल ड्यूटीज को ऐड करा गया था, 10 ड्यूटीज हमारी जोड़ी गई थी। फिर एक 11th ड्यूटी भी थी, राइट टू एजुकेशन के तौर पे। तो जब 86 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट आया था हमारा 2002 के अंदर, आज मैं ट्रैक पैड लेके नहीं बैठा ना, तो थोड़ा मेरे को ऐसे मार्किंग करने में दिक्कत हो रही है, मेरा ट्रैक पैड नीचे रखा है। ठीक है, तो वो जो ट्रैक पैड मतलब वो जो टाइपिंग पैड होता है ना, पेन होता है। ठीक है, तो 11th फंडामेंटल ड्यूटी हमारी ऐड करी गई थी 86 अमेंडमेंट एक्ट 2002। तो यहाँ पे दो क्वेश्चन बनते हैं। सबसे पहली बात, फंडामेंटल ड्यूटीज को ऐड कब करा गया था, 42nd अमेंडमेंट 1976 के अंदर। आंखें बंद करके बोला करो। इसमें 10 ड्यूटीज ऐड करी गई थी, और एक पार्ट नंबर 4A का जन्म करा गया था। पार्ट नंबर 4A हमारा बनाया गया था, यहाँ लिखा भी होगा, मैंने कहाँ लिखा है, हाँ ये रहा, पार्ट 4A। ठीक है, एंड इसके अंदर जो 11th ड्यूटी थी इसको ऐड करा गया था 86 अमेंडमेंट एक्ट 2002 के अंदर। क्लियर है, चलिए। और यहाँ पे क्या बोल दिया था कि प्रेसिडेंट इज बाउंड टू बाय द एडवाइस ऑफ द कैबिनेट, या फिर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स भी बोल सकते हो, कैबिनेट भी बोल सकते हो, बात एक ही है। इसका मतलब यह है कि जो प्राइम मिनिस्टर होंगे और जो उनका मंत्रालय होगा, सारे के सारे होम मिनिस्टर और भी बहुत सारे जो मिनिस्टर्स होते हैं, तो उन सब की अपनी बातचीत करने के बाद जो उन्होंने फैसला लिया है, फिर वो फैसला दिया जाता है प्रेसिडेंट साहब को, कि प्रेसिडेंट साहब अब आप इस पर सिग्नेचर करिए, एसेंट पास करके लागू कर दीजिए, एनफोर्स कर दीजिए, ऑफिशियल गैजेट में पब्लिश कर दीजिए। तो यहाँ पे 42nd अमेंडमेंट से बोला गया था कि प्रेसिडेंट अपना दिमाग नहीं चला सकते हैं। प्रेसिडेंट को जो बात काउंसिल ऑफ मिनिस्टर ने अप्रूव करके भेजी है, वो प्रेसिडेंट को माननी ही पड़ेगी। क्यों, क्योंकि प्रेसिडेंट इज द नॉमिनल हेड, उनके पास कोई अथॉरिटी नहीं होती, कोई पावर नहीं होती, कुछ भी नहीं होता है। क्लियर है,
सारी पावर प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया के पास होती है हमारे इंडिया के अंदर। क्लियर है? तो अब दिमाग में याद रख करो, रिकैप्चुलेट करो, रिवाइज करो, आंखें बंद करके। 42nd अमेंडमेंट 1976 में आया था, मिनी कॉन्स्टिट्यूशन बोला जाता है। इसमें 3 वर्ड्स हमारे प्रियम्बल में जोड़े गए थे, सोशलिस्ट, सेकुलर एंड इंटीग्रिटी। और इसके अंदर फंडामेंटल ड्यूटीज भी एड ऑन करी गई थी, जो 10 ड्यूटीज थी। एक 11th ड्यूटी भी होती है, जिसको 86 अमेंडमेंट एक्ट 2002 के द्वारा एड ऑन करा गया था। और इसके बाद जो है प्रेसिडेंट इज बाउंड बाय द एडवाइस ऑफ द काउंसिल मिनिस्टर, जिसको हम कैबिनेट भी बोलते हैं। क्लियर है? याद हो गया। 36 अमेंडमेंट एक्ट के हमारा 1975 के अंदर आया था, जिसमें सिक्किम को फुल फ्लैश स्टेट हमने बना दिया था इंडियन यूनियन के अंदर। ठीक है, क्लियर हो गया। और इसके अंदर 10th शेड्यूल को भी हमने ओमिट कर दिया गया था। ठीक है, चलिए अब यहाँ पे याद रखना, ये जो ऑफर है ये 10th जून यानी 10 तारीख तक, 10 जून तक ये ऑफर वैलिड रहेगा, जिसमें आपको मैं सीपीसी का मेरा बैच चालू हो चुका है। 5 जून 3 बजे से हमारा बैच चालू हो चुका है, और सीपीसी एंड लिमिटेशन एक्ट का, जिसमें मैंने पहली एक क्लास ले चुका हूं। इसमें आपको लाइव क्लास और रिकॉर्डेड क्लास भी देखने को मिलेगी। लेटेस्ट केस लॉज आपको देखने को मिलेंगे, लेटेस्ट एज पर 2023 का सिलेबस के तौर पे आपको मैं नोट्स प्रोवाइड कराऊंगा। इसी के अंदर आपके क्वेश्चन आंसर फॉर्म में भी नोट्स होंगे, जिससे कि आपकी मेंस की प्रिपरेशन होने में बहुत इजी हो जाएगा कि कोई मैं टॉपिक अपना पढ़ के चुका हूं तो इसमें हमारे कौन कौन से तरह के मेंस के क्वेश्चन बन सकते हैं, तो वो आपके पहली नोट्स में आपको मिल जाएंगे, ताकि आपके दिमाग में रिकॉल आप कर पाओ और लिख अपना आंसर जो है बेहतरीन तरीके से आप लिख पाओगे। ठीक है जी, तो जितने भी लोग ज्वाइन करना चाहते हैं तो 50% डिस्काउंट आपको 10 जून तक ये ऑफर वैलिड है। जितने भी लोग इंटरेस्टेड हैं, तो अभी तक आप बैच ज्वाइन नहीं करा है, प्लानिंग नहीं करी है, सोचा नहीं है, कंफ्यूज हो, तो मैं ये बोलूंगा भाई मौका बार बार नहीं आता। अब एक बार बैच चालू हो गया, उस टाइम में खत्म हो जाएगा, बस मौका आपके हाथ से निकल जाएगा, याद रखिएगा। तो दोज आर इंटरेस्टेड, याद रखना, यहाँ पे आपको 4000 रुपये का एकदम सीधा फ्लैट डिस्काउंट मिल जाएगा। ठीक है, 10th जून आपका लास्ट डेट है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। अब आता है 42nd अमेंडमेंट को हमने याद करा है, तो 44th अमेंडमेंट को कैसे भूल सकते हैं। एग्जाम के अंदर ये 42nd एंड 44th के लिए बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, क्योंकि बच्चा इसमें कंफ्यूज होता है कि प्रीएम्बल कब अमेंड हुआ था, 44th में हुआ था, 42nd में हुआ था। याद हो गया ना, 42nd में हुआ था। 3 वर्ड यहाँ पे इंसर्ट करे गए थे, सोशलिस्ट, सेकुलर, इंटीग्रिटी। ठीक है, चलो 44th अमेंडमेंट 1978 के अंदर आया था, याद रखिएगा। ईयर भी आपसे पूछा जाता है। 42nd हमारा 1976, 44th हमारा 1978, याद रखना। इसमें क्या हुआ था, आपको नेशनल इमरजेंसी के बारे में बताएं। आप लोगों से मेरा क्वेश्चन है, कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि नेशनल इमरजेंसी हमारे कौन से आर्टिकल के अंदर बताया हुआ है। ठीक है, नेशनल इमरजेंसी हमारा कौन से आर्टिकल के अंदर बताया हुआ है, ये आप लोगों का होमवर्क है, मेरे को कमेंट बॉक्स के अंदर जरूर बताइएगा। यहाँ पे पहले ना नेशनल इमरजेंसी में एक शब्द यूज करा जाता था आर्म्ड रेबिलियन के तौर पे, फिर इस वर्ड को क्या कर दिया गया, इंटरनल डिस्टर्बेंस के तौर पे, रिप्लेस द टर्म इंटरनल डिस्टर्बेंस विद आर्म्ड रेबिलियन। मतलब पहले इंटरनल डिस्टर्बेंस यहाँ पे शब्द इस्तेमाल में आता था नेशनल इमरजेंसी में, फिर इस शब्द को रिप्लेस करके आर्म्ड रेबिलियन बना दिया गया। ठीक है जी, क्लियर है, नेशनल इमरजेंसी में। और ये पूरा नेशनल इमरजेंसी की रिगार्डिंग है 44th अमेंडमेंट हमारा। तो इसमें प्रेसिडेंट को पास पावर दे दी गई थी कि प्रेसिडेंट केवल डिक्लेयर करेंगे नेशनल इमरजेंसी को। ठीक है, हालांकि प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया और उनके काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स अपना जांच पड़ताल करने के बाद ऑर्डर देंगे कि प्रेसिडेंट साहब आप जो है देश में नेशनल इमरजेंसी डिक्लेयर कर दो। ठीक है, बट एट द एंड पावर तो प्राइम मिनिस्टर के पास होगी, और डिक्लेयर जो है प्रेसिडेंट करेंगे, मतलब सिग्नेचर कि हाँ आज से नेशनल इमरजेंसी डिक्लेयर करी जाती है। वो थप्पा जो बोलते हैं ना, थप्पे वाली पावर, नॉमिनल हेड बोल दिया ना, तो वो प्रेसिडेंट साहब के पास रहेगी, डिसाइड प्रेसिडेंट साहब करेंगे और उनके काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। ठीक है जी, क्लियर हो गया। ठीक है, एंड यहाँ पे जो है एक डिलीट कर दिया था, राइट टू प्रॉपर्टी को एज अ फंडामेंटल राइट में से हटाकर लीगल राइट बना दिया गया था। आपने राइट टू प्रॉपर्टी के आर्टिकल्स कौन कौन से थे, आर्टिकल नंबर 19 क्लॉज 1 सब क्लॉज एफ एंड आर्टिकल नंबर 31, इसको हटा के अपना जैसे अब ये बात आ गई ना आपको, ये डिलीट वर्ड आ गया यहाँ पे। ठीक है, डिलीट वर्ड आ गया यहाँ पे। ओमिट क्यों नहीं लिखा हमने, क्योंकि हमने दरवाजा बंद नहीं करा, हमने दरवाजा तोड़ ही दिया है। तो हमने जब ओमिट पढ़ा था, ओमिट में मैंने क्या कहा था, जब मन करेगा दरवाजा खोल देंगे, यानी कि जब ये बंद करा है दरवाजा, ओमिट करा है, इसको बाद में खोल दिया जाएगा। लेकिन यहाँ पे क्या है, डिलीट वर्ड है, दरवाजा बिल्कुल तोड़ ही दिया है। अब ना तो दरवाजा बंद हो सकता ना खुल सकता है, अब कुछ है ही नहीं, खाली है वो ना, उसमें कुछ भी नहीं है। ठीक है, डिलीट कर दिया है। तो राइट टू प्रॉपर्टी इज नॉट अ फंडामेंटल राइट एज पर अमेंडमेंट 44th अमेंडमेंट एक्ट 1978. नाउ इट इज अ लीगल राइट. Earlier, right to property is our fundamental right under Article number 19, Clause 1, Subclause F and Article number 31. And now it is a legal right under Article number 300A. That's it. Clear हो गया? ठीक है, तो 44th अमेंडमेंट से हमारे क्या चीज याद आती है, नेशनल इमरजेंसी और राइट टू प्रॉपर्टी। तो नेशनल इमरजेंसी में पहले इंटरनल डिस्टर्बेंस नाम का शब्द हुआ करता था, इसको रिप्लेस करके आर्म्ड रेबिलियन के तौर पे ट्रीट कर बोला जाता है।
ठीक है, कुछ बड़ी बात नहीं है, बस बोला जाता है, बस इतना ध्यान रखना, ठीक है। इंटरनल डिस्टर्बेंस की बजाय आर्म्ड रेबिलियन, दैट्स इट। एंड सेकंड थिंग हमने क्या पढ़ी कि नेशनल इमरजेंसी डिक्लेयर करी जाएगी वो प्रेसिडेंट के द्वारा डिक्लेयर करी जाएगी ऑन द रिटन रिकमेंडेशन बाय द कैबिनेट। क्लियर है। तीसरी बात हमने क्या पढ़ी, राइट टू प्रॉपर्टी इज नॉट अ फंडामेंटल राइट, इट इज अ लीगल राइट एंड अर्लियर इट वाज available under fundamental right as per article number 19 clause 1 sub clause f and article number 31. Now it is a legal right under article number 300a, that's it। clear है। सेकंड लास्ट क्वेश्चन हमारी क्लास का जो मैंने आपको कहा था ना 36 अमेंडमेंट थी ना हमारी 36 अमेंडमेंट, यहाँ पे हमने क्या करा था, ऑमिट कर दिया था ना 10 शेड्यूल को। अब 52 अमेंडमेंट के अंदर क्या कर दिया गया, 52nd अमेंडमेंट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के अंदर क्या कर दिया गया, 10th शेड्यूल को रिवाइव कर दिया गया, जन्म दे दिया, दोबारा ऐड कर दिया गया। मतलब कि जो ऑमिट करा था ना, दरवाजा बंद करा था, उसका दरवाजा खोल दिया गया, दैट्स इट। और जो हमारा एक एंटी डिफेक्शन लॉ हुआ करता था उसको खत्म कर दिया, मतलब ले डाउन कर दिया कि अभी यार इसके एंटी डिफेक्शन लॉ की हमारे को जरूरत नहीं। क्लियर है। चलिए लास्ट क्वेश्चन हमारी क्लास का, इंपॉर्टेंट बुक्स एंड ऑथर्स, इट इज इंपॉर्टेंट फॉर जुडिशियल एग्जाम्स। मैं जो भी बुक्स बताता हूँ ना, ऑथर्स बताता हूँ, वो केवल और केवल जुडिशियल एग्जाम्स के लिए होती है। मैं आईएएस लेवल वाली नहीं बता रहा आपको, नहीं आपका आईएएस में पूछी जाएंगी, पूछी जा सकती हैं, मैं गारंटी नहीं लेता, बट हमारे जुडिशरी के अंदर, एपीबी के पेपर के अंदर और लॉ ऑफिसर के पेपर के अंदर मैं ये गारंटी देता हूँ आ सकती है, 100% आ सकती है, इससे बाहर नहीं आएंगी। ठीक है। तो पहली बुक का नाम है अवर कॉन्स्टिट्यूशन डिफेस्ड एंड डिफाइंड। ये किसके द्वारा लिखी गई थी, N.A. पालकीवाला। यार इनका नाम मेरे को रिकॉल हो रहा है, N.A. पालकीवाला हमने पहले भी पढ़ा था, आप लोगों को याद आ रहा हो N.K. पालकीवाला के रिगार्डिंग हमने कुछ पढ़ा था, मेरे दिमाग में भी रिकॉल नहीं हो पा रहा, आप लोग कमेंट बॉक्स के अंदर जरूर बताइएगा। ठीक है। सागा ऑफ स्ट्रगल एंड सैक्रिफाइस, प्रणब मुखर्जी। प्रणब मुखर्जी से हमारे को एक चीज याद आती है कि ये प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया रह चुके हैं, 13th प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ये रह चुके हैं, याद रखा करो ये चीजें, ये मैंने जानबूझ के लिखी है आप लोगों के लिए ब्रैकेट के अंदर, ताकि आपको याद तो होगी बट रिकॉल नहीं कर पाओगे, बट ये आप मेरी पीडीएफ देखोगे तो याद रहेंगी आपको चीजें, आपकी लाइफ ईजी करने के लिए। ठीक है। बहुत मेहनत लगती है, क्वेश्चन ढूंढ के रीचेक करना पड़ता है कि हाँ यार अब ये बंदा है या नहीं है, इस बुक, ये बुक इसके द्वारा ही लिखी गई है या नहीं लिखी गई है। क्लियर है। ये कोई ऐसा नहीं है कि सिर्फ आपने आंखें बंद करके खोली और ये क्वेश्चंस प्रिपेयर हो गए, मतलब कम से कम 3 या 4 घंटे लगते हैं पहले। ठीक है। ये आप लोगों को ये चीज़ें प्रोवाइड कराने के लिए, वो भी डेली बेसिस के ऊपर। ठीक है। तो थोड़ा सा अप्रिशिएट कर लिया करो यार, वीडियो को लाइक वाइक कर दिया करो और शेयर कर दिया करो, मेरी आप लोगों से बस यही रिक्वेस्ट है। ठीक है। एंड माई लाइफ लॉ एंड अदर थिंग्स, ये किसके द्वारा, MC स्टेलवार्ड। MC स्टेलवार्ड का हमने नाम पहले भी पढ़ा था, इट इज़ द फर्स्ट एंड लॉन्गेस्ट अटर्नी जनरल ऑफ इंडिया। ठीक है। आर्टिकल नंबर आएगा 76 है इसका, अटर्नी जनरल ऑफ इंडिया का। एक बार मेरे को रीचेक करके कमेंट बॉक्स के अंदर जरूर बता देना कि आर्टिकल नंबर 76 आता है अटर्नी जनरल ऑफ इंडिया का या नहीं, मैं गलत हूँ या आप सही हो, देखा जाएगा। ठीक है। और लास्ट क्वेश्चन हमारा, द फ्रेमिंग ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, फ्रेमिंग ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, बी शिवा राव। आपको दिख नहीं रहा होगा, मेरी फोटो नजर आ रही होगी, कोई दिक्कत नहीं है, पीडीएफ में आपको दिख जाएगा, मैं ऐसे मुंह से बता देता हूँ ना। द फ्रेमिंग ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, फ्रेमिंग ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो एक बुक है किसके द्वारा लिखी गई थी, बी शिवा राव। ठीक है, बी शिवा राव। ठीक है। दिस इज ऑल अबाउट टुडेज क्लास, आई होप आपको पसंद आई होगी। रिवाइज कर लेते हैं। 36 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1975, इसके अंदर सिक्किम को फुल फ्लैश स्टेट बनाया था और 10th शेड्यूल को ओमिट कर दिया गया था। फिर 42nd, आंखें बंद करके बोलना, देखना मत, 42nd अमेंडमेंट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हमने क्या पढ़ा था, 1976 के अंदर ये अमेंडमेंट आई थी और इसको मिनी कॉन्स्टिट्यूशन के नाम से बोला जाता है। और प्रियम्बल के अंदर इसमें अमेंड करके 3 शब्द जोड़े गए थे, सोशलिस्ट, सेकुलर एंड इंटीग्रिटी। और इसके अंदर और क्या करा गया था, फंडामेंटल ड्यूटीज को ऐड ऑन करा गया था, 10 ड्यूटीज थी और 11th ड्यूटी को 86 अमेंडमेंट एक्ट 2002 के अंदर इसको हमने ऐड ऑन करा गया था। फिर प्रेसिडेंट को भी बाउंड कर दिया था कि आप एड एंड एडवाइस ऑफ द प्राइम मिनिस्टर एंड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की मानोगे। फिर 44th अमेंडमेंट हमारी 1978 के अंदर आई थी, जिसमें ये नेशनल इमरजेंसी में शब्द यूज करा जाता है इंटरनल डिस्टर्बेंस, इसकी जगह आर्म्ड रेबिलियन शब्द डाल दिया गया था। एंड प्रेसिडेंट हैज द अथॉरिटी टू डिक्लेयर द नेशनल इमरजेंसी ऑन द रिटन रिकमेंडेशन बाय द कैबिनेट नाउ। एंड राइट टू प्रॉपर्टी को फंडामेंटल राइट से हटा के लीगल राइट बना दिया गया था, आर्टिकल नंबर 19 क्लॉज 1 सब क्लॉज F एंड आर्टिकल नंबर 31 एंड 300A के अंदर इसको लीगल राइट बना दिए। क्लियर है यहाँ तक। अब 52nd अमेंडमेंट हमने पढ़ा था, 36 अमेंडमेंट के साथ में हम 52nd अमेंडमेंट पढ़ते हैं। क्यों, 36 अमेंडमेंट में आर्टिकल 10th शेड्यूल को ओमिट करा था, 52nd अमेंडमेंट को 10th शेड्यूल को ओपन अप करा था, एडिट करा था और एंटी डिफेक्शन लॉ को ले डाउन कर दिया था। और इंपॉर्टेंट बुक्स एंड ऑथर्स, अवर कॉन्स्टिट्यूशन डिफेस्ड एंड डिफाइन, N.K. पालकीवाला, सागा स्ट्रगल एंड सैक्रिफाइस, प्रणब मुखर्जी,
13 प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, सॉरी प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, माई लॉ लाइफ एंड अदर थिंग्स। देखो ऐसी गलती हो जाती है, हम प्रेसिडेंट बोल रहे हैं लेकिन हम प्राइम मिनिस्टर बोल रहे हैं लेकिन है क्या वो प्रेसिडेंट रह चुके हैं, ठीक है। ऐसी एग्जाम में भी गलती होती है। तो माई लाइफ लॉ एंड अदर थिंग्स, एमसी चैलवर्ट, फर्स्ट एंड लॉन्गेस्ट अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, आई थिंक सो आर्टिकल नंबर 76, यू हैव द ड्यूटी टू करेक्ट मी, ओके। एंड लास्ट, द फ्रेमिंग ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, बी शिवराव, ठीक है। दिस इज ऑल अबाउट टुडेज क्लास। आई होप आपको सारी चीज़ें जो मैंने बताई हैं वो इंपॉर्टेंट लगी होंगी। तो इंपॉर्टेंट तो है ही, आपके लगने ना लगने से कोई मैटर नहीं करता, लेकिन इंपॉर्टेंट है ये सारी चीज़ें। और वीडियो पसंद आई होगी और डेली बेसिस पे आप लोग फॉलो कर रहे होंगे, शेयर जरूर करना, सब्सक्राइब जरूर करना, लाइक जरूर करना, अपना पॉइंट ऑफ व्यू कमेंट के जरिए जरूर बताइएगा। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। थैंक यू।